हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है एप्लीकेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूआई सर्च कंट्रोलर। मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नेम है स्कोप बटन्स। किस तरीके से हमने स्कोप बटन्स को सर्च बार के साथ यूज़ करना है ताकि जो क्लाइंट है या फिर जो यूज़र है एप्लीकेशन का वो जो सर्चिंग है उसको कैटेगरी वाइज भी सर्च कर पाए डेटा को। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा आप कैसे बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए जो है वो ईजिली क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जू के रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो डिज़ाइन की है। इसमें मैंने एनिमल और बर्ड्स दो कैटेगरीज के जो यहाँ पे आइटम्स हैं वो ली हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो डेटा है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है यूआई कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और ऊपर आप जो है एक सर्च बार जो है वो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इस सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैं इस सर्च बार के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं सर्च बार के नीचे ऑल बर्ड एनिमल इस तरीके के तीन बटन्स जो हैं वो डिस्प्ले हो पा रहे हैं। तो ये बेसिकली स्कोप बटन्स हैं। अगर मैं बर्ड वाले स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब आप देख पा रहे हैं जो मेरे पास डेटा फिल्टर्ड होके डिस्प्ले हुआ है कलेक्शन व्यू के अंदर वो केवल है बर्ड कैटेगरी के रिलेटेड। और अगर मैं एनिमल वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब मेरे पास जो डेटा यहाँ पे फिल्टर्ड हुआ है वो है ओनली एनिमल्स के रिलेटेड। तो अगर मैं ऑल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब मेरे पास जो डेटा है वो बर्ड भी है और साथ में एनिमल्स भी हैं। तो चलिए अगर मैं सर्च करता हूं यहाँ पे ई एल या फिर मैं ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे करता हूँ जिसमें एनिमल भी हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैंने पी सर्च किया और यहाँ पे मेरे पास जो एनिमल और बर्ड जिनका नेम के अंदर कहीं पे भी पी अवेलेबल है वो मेरे पास यहाँ पे फिल्टर्ड होके जो है वो आ चुके हैं एनिमल एंड बर्ड, क्योंकि मैंने जो कैटेगरी सिलेक्ट की थी वो थी ऑल। अगर मैं बर्ड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पी टाइप करता हूँ तो अब मेरे पास बस केवल ऐसे यहाँ पे बर्ड्स आए हैं जिनके नेम में कहीं पे भी पी एग्जिस्ट करता है और उनकी कैटेगरी जो है बर्ड है। कहने का मतलब अब हमारी जो सर्च है वो और भी रिफाइन हो चुकी है स्कोप बटन की हेल्प के साथ। अब हम डेटा को कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। और अगर मैं एनिमल में जाता हूँ इस बटन पे क्लिक करता हूँ और पी यहाँ पे टाइप करता हूँ, अब मेरे पास जो फिल्टरिंग अप्लाई हुई है वो ओनली किस कैटेगरी के ऊपर हुई है, एनिमल कैटेगरी के ऊपर। तो अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं और अब पी लिखता हूं तो अब आप देख पा रहे हैं जो सर्चिंग अप्लाई हुई है वो एनिमल्स के ऊपर भी हुई है और बर्ड कैटेगरी के ऊपर भी हुई है। तो इस तरीके से आप जो स्कोप बटन लगा के यूज़र को एक एक्स्ट्रा जो सर्चिंग की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी जो ई कमर्स के रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं या फिर ऐसी एप्लीकेशन जिनमें काफ़ी सारा डेटा जो है भरा पड़ा होता है और यूज़र को उस डेटा में से जो है फिल्टरिंग करवानी पड़ती है अपने अकॉर्डिंगली, तब हम स्कोप बटन्स की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब आप देख पा रहे हैं पूरे का पूरा डेटा जो है वो फिर से डिस्प्ले हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने एक कोडिंग अलग से की है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने डन बटन जो है वो डिस्प्ले करवाया है, मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे सर्च बटन जो है वो अवेलेबल होता है। तो ये भी दो लाइंस की कोडिंग है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस डन बटन को जो है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए मैं इस कीबोर्ड को फिर से टॉगल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये थी बात इस एग्जाम्पल की वर्किंग के बारे में। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के दो तीन
इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता देता हूँ जो इस टॉपिक के रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है थ्योरी में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूआई सर्च कंट्रोलर एक क्लास है, iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ एक सर्च वाला इंटरफेस जो है वो अटैच कर सकते हैं, या कह सकते हो उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो UI सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर हमें जो UI सर्च बार है वो अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसकी हेल्प के साथ, जैसे यहाँ पे सर्च बार आप देख पा रहे हैं ऊपर एप्लीकेशन के अंदर, तो ऐसी सर्च बार आप UI सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें यूज़र डेटा को सर्च करने के लिए टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकता है। सर्च कंट्रोलर के साथ काफ़ी सारे डेलीगेट्स और साथ में आपको प्रोटोकॉल्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ करना पड़ता है, मगर इस UI सर्च कंट्रोलर का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसका नेम है UI सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम इस एग्जाम्पल के अंदर जो है यूज़ करेंगे। और अगर बात करें इसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मेथड जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड, तो ये एक ऐसा मेथड है जो तब कॉल होगा जब यूज़र यहाँ पे सर्च बार के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करेगा, तो ये अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का जो मेथड है ये रिपीटेडली कॉल होगा। इसी में हम ऐसी कोडिंग करेंगे जिसकी हेल्प के साथ डेटा को हम फिल्टर्ड करवा के उसे जो है कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए अगर बात करें स्कोप बार की, तो ये जो बटन्स आप देख पा रहे हैं स्कोप बटन्स हैं, ये बेसिकली हमने स्कोप बार की हेल्प के साथ ही ऐड किए हैं सर्च बार के अंदर, जिससे यूज़र जो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो स्कोप, उसका जो सर्चिंग का स्कोप है वो बढ़ जाता है, वो रिफाइन हो जाता है। इसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो सर्चिंग कर सकता है। तो ये हमारी हेल्प करता है सर्चिंग को एनहांस करने में स्कोप बटन्स, जो कि हमें स्कोप बार के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, ये थी बात थ्योरेटिकली और थोड़ी सी इस एग्जांपल की वर्किंग के बारे में। अब हम जानेंगे कि प्रैक्टिकली बड़े इजी और सिंपल स्टेप्स के साथ इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिगिनिंग से इसकी जो शुरुआत है वो करेंगे। तो उसके लिए फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन के रिलेटेड जो नेम है वो आप दे सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके का नेम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो है वो ले रहा हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रखनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब आप कहीं पे भी लैपटॉप के अंदर एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि सारा जो आज का सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैंने क्रिएट कर दिया, इसके अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। तो अब आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास ये है स्विफ्ट 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास 10.2.1। इससे अगर हायर वर्जन भी है आपके पास तब भी ये एप्लीकेशन जो है वो आप डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है प्रोग्रामिंग में, तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपकी जो क्वेरी है उसका जो रिस्पांस है वो जल्द से जल्द आपको जो है वो दे पाएँ।
तो चलिए अब हमने इस एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला टास्क क्या करना है, आपके पास जो वर्किंग एग्जाम्पल है उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने इमेजेस को यूज़ किया है, तो वो इमेजेस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बर्ड्स एंड एनिमल्स की जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे ली हैं, तो उसको आपने इंपोर्ट कहाँ पे करना है, इस असेस्ड फोल्डर में लेके आना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटरनेट से आप इजीली इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इमेजेस जो है वो डाउनलोड करके पहले से ही रखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास बर्ड्स की इमेजेस हैं। अगर मैं आपको इनको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं इनकी जो डायमेंशन है सभी इमेजेस की वो डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इनकी जो डायमेंशन है वो कलेक्शन व्यू के अंदर ही जो है वो स्टैटिकली सेट करेंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन इनकी विड्थ और हाइट इन इमेजेस की अलग अलग हो सकती है। तो इन सारी इमेजेस को मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया और इनको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया ऐप आइकॉन के नीचे। तो ये थी हमारी बर्ड की इमेजेस। अब हमने एनिमल की इमेजेस यहाँ पे लेके आनी है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ किस फोल्डर के अंदर मेरे पास एनिमल की जो इमेजेस हैं वो पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारे पास एनिमल। तो एनिमल की इमेजेस भी मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डायमेंशन जो है वो स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं ली, कोई भी आप डायमेंशन की इमेजेस ले सकते हैं। ये सभी इमेजेस जेपीजी फॉर्मेट में है, आप पीएनजी फॉर्मेट में भी इमेजेस को ले सकते हैं। तो इन्हें भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो अब आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब अगला टास्क जो है वो है हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो क्रिएट करना है इस एग्जांपल के लिए। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं। तो यहाँ पे आपने जो व्यू कंट्रोलर आप देख पा रहे हैं, इसका जो ये डॉट है, पहला डॉट है, इसको सिलेक्ट करना है और एम्बेड इन आइकॉन नीचे है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है। तो चलिए नेविगेशन कंट्रोलर यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारे एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ और इसको फिर से मैं उसी जूम कंडीशन में जो है वो लेके आ जाता हूँ। अब हमने डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। अब हमने यहाँ पे टाइटल आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं एक लिख देता हूँ ग्रेट, एक जू का नाम है, उसकी एक ऐप सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब इस एप्लीकेशन के अंदर मैं डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो जब भी आपने ग्रिड के अंदर, ग्रिड की फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना, जब भी आप चाहते हैं ग्रिड की फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना, तब आप कलेक्शन व्यू की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। बड़ा ही अच्छा यहाँ पे कंपोनेंट है iOS के अंदर। तो मैं इस लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे कलेक्शन सर्च करने की कोशिश करता हूँ और इस कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलेक्शन व्यू है ये मोबाइल की जो भी यहाँ पे अवेलेबल स्पेस है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक करता हूँ और चारों साइडों पे टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और बॉटम 00 इस तरीके से टाइप करता हूँ और इसे ऐड करता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। अब आप इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने दें, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाइए और यहाँ पे आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी है जो कि बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे सेल का साइज़ क्या होना चाहिए, मैं लूँगा विड्थ 200, हाइट 250 और यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है वो सेल के लिए करनी है 5, लाइंस के लिए करनी है 5। सेक्शन इंसेट मैंने टॉप पे करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने कर देनी है। अब हम इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम जो है वो सेल लिखेंगे। वैसे आप नेम कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, बस आपको जब कोडिंग के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आपने सेम नेम जो है, जो आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे लिखा है, सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सेल ले लेता हूँ।
अब हमने करना क्या है, इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर एक इमेज आप देख पा रहे हैं, एक इमेज और एक लेबल। तो दो यहाँ पे यूआई एलिमेंट्स हमने यूज़ करने हैं। तो लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इमेज, और इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। अब मैं इसको रीसाइज करके इसके ऊपर जो साइज इंस्पेक्टर के थ्रू विड्थ और हाइट इसकी जो है वो मैं सेट करूँगा। तो विड्थ मैं लूँगा 180, हाइट मैं यहाँ पे लूँगा 175, और इसे थोड़ा सा जो है हॉरिजेंटली अलाइन कर देते हैं इस तरीके से। और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू एक इमेज जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके देख लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाए कि इमेज किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो पाती है। अब हमने इस लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो इस लेबल को भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है 15 कर देता हूँ, और टी के थ्रू यहाँ पे जो इसका स्टाइल है वो बोल्ड कर देता हूँ। डन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इसका जो एक नेम है टाइप करके देख लेता हूँ क्या प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाता है। और जो कलर है वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब हमने इन दोनों ही यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो है एक कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। तो वो किस तरीके से करने हैं, सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट कीजिए, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले जो चेक बॉक्स है इसको अनमार्क कीजिए। इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट कीजिए टॉप पे, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे जो हाइट है 175 ही रहने दें, और इसे इन चारों कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर दें इस इमेज के ऊपर। अब इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो नंबर ऑफ लाइंस है यहाँ पे प्रॉपर्टी, इसको ज़ीरो करेंगे। क्यों ज़ीरो किया, क्योंकि हम चाहते हैं अगर किसी एनिमल का या किसी बर्ड का नेम जो हमारे पास विड्थ है लेबल की उससे ज़्यादा आ जाता है, तो हम उसे रैप करना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करवाने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइंस की जो प्रॉपर्टी है उसको ज़ीरो कर दिया है। तो इसका मतलब है हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब हम इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करेंगे, कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाला चेक बॉक्स अनचेक करेंगे, टॉप पे इस तरीके से, लीडिंग पे हम करेंगे 10, ट्रेलिंग पे हम करेंगे इस तरीके से 10, और जो हाइट है वो हम करेंगे 40, क्योंकि डेटा को मल्टीपल लाइंस में हम जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब हम इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि कोडिंग के अंदर इनको हम असेस कर पाएँ। तो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए हमें एक कलेक्शन व्यू सेल की एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं प्लस वाले सिंबल पे, न्यू फाइल। तो अब हमने यहाँ पे जो है कोकोआ टच क्लास जो है वो ऐड करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो क्लास हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी जो सुपर क्लास है वो होनी चाहिए यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो इस बात का आपने जो है वो ध्यान रखना है। और जो ऊपर क्लास का नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे क्रिएट कर देना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हमारी जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इसे कलेक्शन व्यू सेल के साथ अटैच करना है। तो वो किस तरीके से करना है, उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो क्लास का नेम है, जो क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट की है अभी, उसका नेम टाइप करने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी नेम उसका लिखेंगे तो सारे का सारा नेम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपने एंटर प्रेस करना है और अब आपकी जो क्लास है वो अटैच हो चुकी है कलेक्शन व्यू सेल के साथ। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस इमेज
और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मेरे पास सबसे बढ़िया जो मेथड है वो है असिस्टेंट एडिटर। तो मैं असिस्टेंट एडिटर से ही जो है मोस्टली आईबी आउटलेट्स जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो आप मेरा माउस का कर्सर देखिए, तो यहाँ पे जो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। इस पे क्लिक करते हैं। अब आपने साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली पता चल पाए कि किस तरीके से हमने आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, मगर हम इसकी जगह पे जो क्लास यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं वो है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो उसके लिए मैं ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू क्लास को ओपन करूँगा यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो यहाँ पे अब हमने आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो चलिए इस सेल को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। इस इमेज को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड पे आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस क्लास के अंदर। अब आपने यहाँ पे आईबी आउटलेट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो आईबी आउटलेट का नेम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अब इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अब हमने यहाँ पे भी जो आईबी आउटलेट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों के जो आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर तो ओपन है ही, तो एक आईबी आउटलेट और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए मैनुअल के थ्रू अब हम जो क्लास ओपन करेंगे वो करेंगे व्यू कंट्रोलर क्लास और इसके अंदर हमने कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो नेम है आईबी आउटलेट का वो हम रखेंगे माई कलेक्शन व्यू। नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मगर मेरे अकॉर्डिंगली मैंने जो नेम रखा है वो रखा है माई कलेक्शन व्यू। तो चलिए आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है। साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूं और एक बार सभी फाइल्स को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं सेव कर देता हूं डेटा को। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हमने एक डेटा सोर्स जो है वो क्रिएट करना है ताकि डेटा को हम जो है कलेक्शन व्यू के साथ बाइंड कर पाएँ और उसे ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो डेटा सोर्स के लिए आज की एग्जांपल के अंदर मैं एक कस्टम क्लास या फिर आप कह सकते हो एक यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए इस प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, एक स्विफ्ट फाइल को ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस स्विफ्ट फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ जू डेटा और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो मेरी स्विफ्ट फाइल है वो बन चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है, सेम नेम की क्लास मैं क्रिएट कर देता हूँ जू डेटा और यहाँ पे जो इसके डेटा मेंबर्स होंगे वो मैं 3 लूँगा। एक जेड नेम बेसिकली एनिमल का नेम या फिर बर्ड का नेम सेव करवाने के लिए, तो एक मैं यहाँ पे लूँगा जेड कैटेगरी। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाला जो एनिमल है या फिर बर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब हमने जेड इमेज, एनिमल और बर्ड की इमेज को सेव करवाने के लिए और यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र मैं यूज़ करूँगा। उसमें जो पैरामीटर मैं पास करूँगा, पहले नेम, फिर कैटेगरी और उसके बाद हमने इमेज को एज ए स्ट्रिंग पास करना है। और अब हमने यहाँ पे जो जेड नेम है और जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनको पैरामीटर्स के साथ जो है वो सेट करना है कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने जो है वो इमेज को भी जो है वो यहाँ पे सेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा जो क्लास है, जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। बड़े इजी वे के साथ हमने इसको क्रिएट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने यहाँ पे
जो क्लास है वो क्रिएट करनी है, जो एरे है इस क्लास के जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो डेटा ऑब्जेक्ट्स बड़े ही इजी वे के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे हर एक इमेज के लिए जितनी भी इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल है उन सभी के लिए अलग से एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, और उन सभी ऑब्जेक्ट्स की एक एरे जो है वो क्रिएट कर देनी है। वो भी बड़ा सिंपल और इजी है। उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ, और अब हमने यहाँ पे जो एरे है वो क्रिएट करनी है, तो वो बड़ा इजी है। यहाँ पे जू लिस्ट नाम उस एरे का रखेंगे। किस टाइप की होगी? जू डेटा टाइप की होगी, जो अभी हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की थी। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहले देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। यहाँ पे जू डेटा, इसको सेव करते हैं एक बार, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे जू डेटा, और इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए एरे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इस ब्लैंक एरे के अंदर जो डेटा है उसको फिल करना है। तो वो किस तरीके से फिल करना है वो अब हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से जो एक मेथड है वो क्रिएट करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मेथड मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा। नेम आप कोई भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं साइड वाला पैनल हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊँगा, और उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अपेंड करते हैं इस जू लिस्ट एरे के अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने खुद क्रिएट करने हैं। तो ऑब्जेक्ट्स किस पे डिपेंड करेंगे? वो आपके डिपेंड करेंगे इन इमेजेस के ऊपर। हर एक इमेज के लिए आपको अलग से एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसे इंडिविजुअली अपेंड करना पड़ेगा अपनी जू लिस्ट एरे के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्रो के लिए एक जो क्रो वाली इमेज है इसके लिए एक मैं ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना बताऊंगा। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट z1। सपोज कीजिएगा मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया जू डेटा, और अब हमने यहाँ पे इसका इनिशियलाइजर यूज़ करना है। सबसे पहले इसका नेम लिखना है क्रो। आप किसी भी स्मॉल कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। कैटेगरी हम यहाँ पे दो कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक बर्ड कैटेगरी, एक होगी एनिमल कैटेगरी, और एक बाय डिफ़ॉल्ट हम लेंगे ऑल, जिसमें बर्ड भी आएंगे और एनिमल भी जो है वो आएंगे। तो यहाँ पे इमेज का नेम अब हम लिखेंगे। तो मेरी इमेज का नेम सेम होना चाहिए जो इमेज का नेम हमने इस इमेज के लिए यूज़ किया है। अगर यहाँ पे कोई करेक्टर स्मॉल लेटर में है या फिर कैपिटल लेटर में है, हमें उसी कैपिटल और स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिखना है। तो मैंने सभी जो लेटर्स हैं वो इमेज के लिए भी स्मॉल लिए हैं, और यहाँ पे भी मुझे जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखनी पड़ेगी इमेज विदाउट एक्सटेंशन। तो चलिए इसे मैं अपेंड करता हूँ जू लिस्ट वाली एरे के अंदर कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है वन बाय वन सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें अपेंड कर सकते हैं जू लिस्ट के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे कोडिंग जो है वो मैंने पहले से कर रखी है। मैं उसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि थोड़ा टाइम यहाँ पे सेव हो पाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और क्योंकि आपको पता तो चल ही गया है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से जो है हम क्रिएट करते हैं। तो चलिए उस कोड को यहाँ पे लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो कोड है वो कॉपी कर लिया है और उसे यहाँ पे जो है अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ कमांड वी के थ्रू। तो अब आप देख पा रहे हैं मैंने किस तरीके से हर एक इमेज के लिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है, वो चाहे बर्ड कैटेगरी का हो चाहे एनिमल कैटेगरी का हो। तो इस तरीके से आपने 20 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपेंड करने हैं जू लिस्ट एरे के अंदर कोडिंग के थ्रू। अब मैं इस फिल डेटा वाले मेथड को व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो कॉल करूंगा, ताकि जैसे आपकी एप्लीकेशन लोड हो तो आपका फिल डेटा जो है वो कॉल होना चाहिए और आपकी जो एरे है वो बिल्कुल रेडी होनी चाहिए एज ए डेटा सोर्स उसको यूज़ करने के लिए कलेक्शन व्यू के अंदर।
तो अब हम बाकी जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे जितने भी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सर्चिंग, इसको मैं फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ। तो ये एक बूलियन वेरिएबल है। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि जब भी यूज़र सर्च बार के अंदर सर्च करने की कोशिश करे तो तब हम इस सर्चिंग वाले बूलियन वेरिएबल को ट्रू करेंगे, और जब सर्चिंग नहीं चल रही होगी तब हम इसको फॉल्स करेंगे। तो ये जस्ट डिटेक्शन के लिए है कि सर्चिंग चल रही है या नहीं चल रही, इसलिए मैंने इसको बूलियन जो है वो यूज़ किया है। अब मैं एक एरे और यूज़ करूँगा यहाँ पे सर्च्ड यू, और इसको मैं एज ए एरे यूज़ करूँगा यू डेटा, और इसको ब्लैंक एरे यूज़ करूँगा। तो ये मैंने क्यों लिया वेरिएबल या एरे क्यों ली, क्योंकि जब मैं इस पूरी के पूरा जो डेटा मेरा जू लिस्ट के अंदर है उसके अंदर मैं फ़िल्टरिंग अप्लाई करूँगा या डेटा को सर्च करवाने की कोशिश करूँगा, तब मैं जो मेरा रिज़ल्ट है जो सर्च के अकॉर्डिंग मेरे पास रिज़ल्ट निकल के आएगा, उस रिज़ल्ट को मैं टेम्परेरी स्टोर करूँगा इस सर्च्ड जू वाली एरे के अंदर। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल और यूज़ करना है, स्कोप बटन प्रेस्ड, और इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रखेंगे। और जब भी यूज़र जो है इस यहाँ पे जो स्कोप बटन्स आप देख पा रहे हैं ऑल बर्ड एनिमल, इसके ऊपर क्लिक करेगा तब हम इस स्कोप बटन प्रेस को ट्रू और फॉल्स करते रहेंगे कोडिंग के थ्रू। अब हमने यहाँ पे अपना मेन जो कंपोनेंट है वो यूज़ करना है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सर्च कंट्रोलर यूआई सर्च कंट्रोलर के थ्रू। यहाँ पे जो इनिशियलाइज़र हम यूज़ करेंगे थर्ड नंबर वाला, इसको पास करेंगे नील, क्योंकि जब भी आप सर्चिंग अप्लाई होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जब जहाँ पे सर्चिंग चल रही है तब आपको यहाँ पे नील पास करना पड़ेगा। अगर किसी एप्लीकेशन में आप ऐसा चाहते हैं कि सर्चिंग एक व्यू कंट्रोलर के अंदर हो और उसका जो रिज़ल्ट है वो किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो, तब आपको उस सेकंड व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। मगर मैंने इस एग्ज़ाम्पल को इजी करने के लिए जहाँ पे हम सर्चिंग करेंगे वहीं पे रिज़ल्ट इसका डिस्प्ले करवाएंगे, इसलिए मैंने इसको जो है वो नील पास किया है। अब हम इस सर्च कंट्रोलर वाले ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करना काफ़ी इजी है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से एक मेथड जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। उस मेथड का नेम लिखते हैं, आप नेम कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम कोडिंग लिखेंगे सर्च कंट्रोलर, उसका एक मेथड कॉल करेंगे लोड व्यू इफ़ नीडेड। तो ये रिक्वायर्ड है। अब हम डेलीगेट यूज़ करेंगे सर्च कंट्रोलर का, सर्च रिजल्ट्स अपडेटर इसको सेल्फ के साथ सेट करेंगे। अब हम सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका भी जो डेलीगेट है वो सेट करेंगे सेल्फ के साथ, और बाद में इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम डिफ़ाइन करेंगे और उनके जो रिक्वायर्ड मेथड हैं कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करेंगे। तो अभी के लिए आप इन दो एरर्स को इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने प्रोटोकॉल को इस क्लास के अंदर यूज़ नहीं किया जो कि हमारे सर्च कंट्रोलर के रिलेटेड है। तो जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे डिफ़ाइन करेंगे तब ये दोनों एरर्स जो हैं वो अपने आप चली जाएंगी। तो आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोटोकॉल्स को आपने जो है वो डिफ़ाइन करना है। तो चलिए आगे हमने यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको आपने फॉल्स करना है ताकि सर्चिंग करते वक्त सर्च बार के अंदर आपकी जो बैकग्राउंड जो भी व्यू होगा वो डिम ना हो, उसकी लाइट वो थोड़ा सा फेडेड ना हो, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के थ्रू उसका जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे टॉगल करता हूँ कीबोर्ड ताकि आप देख पाएँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का जो सर्च बटन था उसकी जगह पे हमने डन बटन को यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये हमने कोडिंग के थ्रू किया है। वो कोडिंग अब मैं आपको बताऊँगा, 2 लाइन्स की कोडिंग है, बड़ी सिंपल है। तो वो लिखेंगे सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की, ऑटोमेटिकली सबसे पहले इसको फॉल्स करेंगे। अब हम लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न की टाइप, यहाँ पे हम लिखेंगे यूआई रिटर्न की टाइप डॉट डन। तो ये है कोडिंग हमारी 2 लाइन्स की,
उस डन बटन को लाने के लिए। अब हम स्कोप बटन्स को किस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स, और यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे जितनी भी कैटेगरीज आप क्रिएट करना चाहते हैं स्कोप बटन्स के अंदर, स्कोप बार के अंदर, तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मेरे पास 3 ही कैटेगरी हैं, पहली है ऑल, दोनों बर्ड और एनिमल के लिए, दूसरी है बर्ड, तीसरी है एनिमल। तो आप नंबर ऑफ स्कोप बटन्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम एक कोडिंग और करेंगे, डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको हमने करना है ट्रू, ताकि जो सर्च बार है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है वो यहाँ पे लिखना है, ताकि एप्लीकेशन यूज़ करने वाला यूज़र देख पाए कि किस तरीके से आपने डेटा को सर्च करवाना है। सर्च यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेटा बाय बर्ड और एनिमल नेम। चलिए इस तरीके से आप लिख दें। अब हमने यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट, यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर और उसको सेट करेंगे अपने सर्च कंट्रोलर वाले ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रोलिंग, इसको हम फॉल्स करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी सर्च बार है वो स्क्रॉल करते वक्त भी जो है वो परमानेंटली जो है वो डिस्प्ले हो। आप ऊपर देख पा रहे हैं मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर भी ये परमानेंटली जो है वो डिस्प्ले है। तो ये जो है इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है वो यहाँ पे स्टिल जो है वो एग्जिस्ट कर पाई है स्क्रोलिंग के टाइम। अब हमने इस कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाले मेथड को कॉल करना है व्यू डिड लोड के अंदर, ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड हो तो ये वाला जो सर्च कंट्रोलर है ये ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो सर्च कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर है इसकी भी कोडिंग हमने कर दी है। अब हम नेक्स्ट जो कोड करेंगे वो करेंगे प्रोटोकॉल्स को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे लास्ट में चलते हैं यहाँ पे, और अब आपने यहाँ पे यूज़ करना है एक्सटेंशन, क्योंकि बेस्ट वे है आपके लिए जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो एक्सटेंशन को यूज़ कीजिए। इससे कोड में जो है वो आपकी क्लैरिटी जो है वो आती है। कलेक्शन व्यू, सबसे पहले कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स पहला प्रोटोकॉल, फिर हम यूज़ करेंगे कलेक्शन व्यू डेलीगेट, फिर हम करेंगे यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल, और तीसरे नंबर पे हम यूज़ करेंगे सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स को हमने यूज़ करना है। और अब मैं आपको बता दूं जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो कंपलसरी मेथड्स होंगे उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब देख लेते हैं क्या यहाँ पे दिक्कत आई है। तो ये प्रॉपरली यहाँ पे नहीं डिफाइन हो पाया, तो मैं इसको लिख देता हूँ UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और एक बार फिर से इसको डिलीट करके उसी तरीके से हम जो है उसको फिक्स करेंगे। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ एक बार, और अब हम फिर से फिक्स करते हैं इसको। और अब आप देख पा रहे हैं जो मेरे कंपलसरी मेथड्स हैं उनका स्केलेटन जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे बन चुका है। 3 मेथड मेरे पास निकल के आए हैं। इनको हमें कोड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बाकी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अदर मेथड्स को जो है वो कोड कर सकते हैं। तो ऊपर भी आप देख पाएंगे कि जो मेरी यहाँ पे 2 एरर्स जो हैं वो मैंने आपको इग्नोर करने के लिए कहा था, जैसे ही मैंने प्रोटोकॉल्स को लिखा वो एरर्स जो हैं वो अपने आप जो है वो चली गई हैं। तो अब हम यहाँ पे कोडिंग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम मेथड जो जिसके अंदर पैरामीटर है नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं सेक्शन के अंदर कलेक्शन व्यू के अंदर कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम कोडिंग लिखेंगे इफ़ हमारा सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है या फिर हमारा स्कोप बटन जो है वो प्रेस्ड है, तो तब हम इफ़ जो है ब्लॉक को एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली एक्सकोड करेगा। उसके लिए कोड लिखेंगे इसके अंदर इफ़ के अंदर, नहीं तो एल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सर्च्ड जू डॉट काउंट, क्योंकि जब भी सर्चिंग ट्रू होगी या फिर स्कोप बटन प्रेस किया होगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो सर्चिंग है वो चल रही है, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो, चाहे वो आपके सर्च्ड
टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हो, तब हम यहाँ पे जो फिल्टर वाली एरे है उसकी काउंटिंग रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे जू लिस्ट वाली जो कंप्लीट एरे है उसकी काउंटिंग। तो ये था हमारा पहला मेथड। आप चाहें तो जगह जगह पे वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए सेकंड मेथड है सेल फॉर आइटम एट, इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड। इसको हमने कैसे कोड करना है, तो फिर से वही कोड लिखेंगे यहाँ पे, बड़ा सिंपल है। इफ़ सॉरी यहाँ पे सबसे पहले एक सेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। अब आप कहेंगे यहाँ पे मैंने सेल क्यों यूज़ किया, तो आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। पहले भी आपको बताया था कि जो नेम आप आइडेंटिफायर का इस सेल के लिए लिखेंगे, इस एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे जो नेम आप यहाँ पे लिखेंगे उसी नेम को आपने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो मैं सेम नेम को कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे कोडिंग फर्दर करेंगे उसी तरीके से। इफ़ सर्चिंग ट्रू है या फिर स्कोप बटन प्रेस किया हुआ है, तब हम इफ़ के अंदर कोडिंग करेंगे, एल्स में हम अदर तरीके से कोडिंग करेंगे, और लास्ट में हमने सेल को जो है वो रिटर्न करना है। यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिटर्न सेल। तो इफ़ के अंदर कोडिंग क्या करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। जब सर्चिंग चल रही होगी या फिर स्कोप बटन यूज़र ने प्रेस किया होगा, तब हम इमेज कुछ इस तरीके से उसकी सेट करेंगे। UI इमेज नेम्ड पैरामीटर, डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड जू वाली एरे में से आएगा, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे, कौन सा एट्रीब्यूट, Z इमेज। अब हम उसका जो लेबल है वो सेट करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, डेटा कहाँ से आएगा, सर्च जू में से आएगा, कौन सा एलिमेंट होगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, Z नेम। तो इसी कोडिंग को अब आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको आपने एल्स के अंदर पेस्ट करना है। और अब आपने यहाँ पे जो आप एरे देख रहे हैं इसकी जगह पे आपने एरे यूज़ करनी है जू लिस्ट वाली एरे, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, बस इतना सा काम है, जू लिस्ट, और इसको सेव करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल के चारों साइडों पे आपको एक ब्लैक कलर का बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस बॉर्डर को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू UI कलर डॉट ब्लैक, या कोई भी कलर आप ले सकते हैं, उसको आपने कन्वर्ट करना है CG कलर में। अब हम लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर विड्थ, और इसको भी हम करेंगे यहाँ पे आप कोई भी विड्थ जो है अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा इससे जो बॉर्डर की विड्थ है वो ले सकते हैं। तो चलिए ये भी जो कोड है, ये भी मेथड जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का। तो ये मेथड तब कॉल होगा जब यूज़र जो है वो इस सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करने की, जो कुछ भी टेक्स्ट जो है वो टाइप करने की कोशिश करेगा, और ऑटोमेटिकली जो डेटा है फिल्टर होने के बाद आपका कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाएगा। तो कोडिंग क्या करनी है आपने, यहाँ पे आपने सबसे पहले स्कोप बटन्स की रेफरेंस लेनी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स, और इसको फोर्सली अनरैप करेंगे। और डिटेक्शन कैसे करेंगे स्कोप बटन्स की, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप इंडेक्स, इस तरीके का जो एक प्रॉपर्टी है वो कॉल करेंगे। तो अब हमारी जो रेफरेंस है वो स्कोप बटन के अंदर जो है वो आ चुकी है। अब हम सर्च टेक्स्ट की, जो टेक्स्ट यूज़र ने इस सर्च बार के अंदर टाइप किया है, इसकी भी रेफरेंस अब हम लेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से लेंगे, सर्च बार डॉट टेक्स्ट, और इसको अनरैप करेंगे फोर्सली। तो चलिए 2 लाइंस की कोडिंग हमने कर दी है। अब हम यहाँ पे एक
इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ नॉट सर्च टेक्स्ट इज़ एम्प्टी। अगर तो यूज़र ने जो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है वो एम्प्टी नहीं है, तब हम इफ़ वाली कोडिंग के अंदर कोड लिखेंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे पूरे का पूरा ब्लैंक है, तब हम यहाँ पे एल्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इफ़ यूज़ करता हूँ, नीचे एल्स यूज़ करता हूँ। तो एल्स के अंदर फिर हम फर्दर कोडिंग करेंगे, उसके लिए पहले इफ़ के अंदर जो है वो कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे कैसे कोडिंग करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सर्चिंग ट्रू है। तो ये वाली कंडीशन जो है कब कॉल होगी, जब यहाँ पे हम कुछ टाइप किया होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये वाला इफ़ वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सर्च जू के अंदर जो पुराना डेटा है उसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे, हर एक आइटम को चेक करेंगे जू लिस्ट के अंदर और देखेंगे क्या हमारा जो सर्च टेक्स्ट है वो किसी भी एनिमल या बर्ड के नेम के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ डॉट जेड नेम डॉट लोड केस में कन्वर्ट करेंगे, डॉट कंटेन्स मेथड को कॉल करेंगे और डेटा कहाँ पे चेक करेंगे, सर्च टेक्स्ट डॉट लोड केस। और साथ के साथ एक और कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने स्कोप बटन्स को भी जो है वो साथ में यूज़ करना है। अगर यूज़र ने यहाँ पे किसी कैटेगरी को क्लिक किया होगा और फिर यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की है, तब ये वाली कंडीशन भी साथ में चेक होगी। आइटम डॉट जेड कैटेगरी इक्वल टू स्कोप बटन या फिर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। तो इस तरीके की इफ़ कंडीशन आपने यूज़ करनी है और अगर आपकी कंडीशन सक्सेसफुली ट्रू होती है तब हम उस पर्टिकुलर आइटम को अपेंड करेंगे अपनी सर्च व्यू वाली एरे के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम। चलिए अब इफ़ वाली जो यहाँ पे कंडीशन थी वो तो हमने कोड कर दिया उसका। अब हम एल्स के अंदर जाएंगे और एल्स में किस तरीके की कंडीशन होगी वो हम देखेंगे। और एल्स में हम सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे क्या स्कोप बटन प्रेस किया है यूज़र ने। अगर तो किया है तब हम इफ़ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक जो है फिर से जो है वो हम कोड करेंगे। तो ये कंडीशन कब होगी एग्जीक्यूट इफ़ वाली, जब यूज़र ने यहाँ पे कुछ नहीं टाइप किया ऊपर सर्च बार के अंदर, बस यहाँ पे जो हमारा स्कोप बटन है वो प्रेस किया हुआ है। तो इस तरीके से अब हम इफ़ के अंदर कोड लिखेंगे। फिर से उसी तरीके से हम लिखेंगे सर्च जू वाली जो एरे थी उसका सारा डेटा रिमूव करेंगे, पुराना अगर कोई डेटा होगा। स्कोप बटन्स के जो रेफरेंस है वो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेंगे जैसे हमने पहले यूज़ की थी। सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप। यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप इंडेक्स। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप फिर से यूज़ करनी है, हर एक आइटम को चेक करना है जू लिस्ट में। और अब हम कंडीशन यूज़ करेंगे वो केवल कैटेगरी के लिए करेंगे। यहाँ पे हमने दो कंडीशन यूज़ की थी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने दो कंडीशंस को ऐड किया था एंड ऑपरेटर के साथ, मगर अब हम ओनली सिंगल जो है वो यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे। आइटम डॉट जेड कैटेगरी इक्वल टू स्कोप बटन या फिर और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। और अब हम यहाँ पे अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तब हम सर्च जू वाली जो एरे है उसके अंदर डेटा को अपेंड करेंगे। चलिए और अब हम फॉर लूप के बाद जो है वो सर्चिंग जो है वो करेंगे फॉल्स। और यहाँ पे जो माई कलेक्शन व्यू है उसको रीलोड करेंगे ताकि फ्रेश डेटा जो है वो उसके अंदर डिस्प्ले हो पाए। और अगर हमारे पास यहाँ पे स्कोप बटन भी यूज़र ने नहीं प्रेस किया तब हम एल्स के अंदर कोडिंग करेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स सर्च जू डॉट रिमूव ऑल सर्च जू इक्वल टू जू लिस्ट। तो इस तरीके से हम डेटा को अपेंड करेंगे। और लास्ट में हमने यहाँ पे
आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने करना है माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड। तो इस तरीके से आपने जो है कलेक्शन व्यू को सबसे लास्ट में जो है इस इफ़ कंडीशन के बाहर भी आपने इसको कॉल करना है, ताकि कोड जो है नया डाटा जो है फ्रेश डेटा जो है वो कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने कोड लिखना है। जैसे ही यूज़र इस कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता है, तो अगर कोई सर्च कर रहा है इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ड के अंदर। सपोज कीजिएगा यहाँ पे हमने सर्च किया और यूज़र ने जैसे ही कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो डेटा जो है फिर से सारे का सारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट जो मेथड है वो कोड करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे, आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पहले पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ तक, और अब आप जहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। वो मेथड है हमारा सर्च बार कैंसल बटन क्लिक्ड मेथड, और इसके अंदर अब हम लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, सर्च्ड जू डॉट रिमूव ऑल, और अब हम माई कलेक्शन व्यू को रीलोड करेंगे। चलिए इसको सेव करते हैं। तो अब हमने जो नेक्स्ट जो मेथड कोड करना है वो करना है कि यूज़र ने, सपोज कीजिएगा यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया है सर्च बार के अंदर और डायरेक्टली बर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया या फिर एनिमल बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तब आपका जो स्कोप बटन का जो इंडेक्स है, सिलेक्टेड स्कोप बटन का जो इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, पहले ऑल में, फिर बर्ड में, फिर एनिमल में। तो ऐसा करने पे भी आपका जो फिल्टरिंग है वो अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिल्टरिंग आपकी अप्लाई हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज। इस तरीके के पैरामीटर वाला जो मेथड है वो कोड करेंगे। तो कोडिंग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो टेक्स्ट है उसको हम करेंगे ब्लैंक, स्कोप बटन प्रेस्ड को करेंगे ट्रू। अब हम फिर से रेफरेंस लेंगे स्कोप बटन की, सर्च कंट्रोलर की सर्च बार के थ्रू, और उसको अनरैप करेंगे फोर्सली। कौन सा एलिमेंट, सर्च कंट्रोलर की सर्च बार के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर्टीज सिलेक्टेड स्कोप इंडेक्स बटन, सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स, इस तरीके से। अब हम फिर से जो हमारी सर्च वाली जू वाली एरे थी, फिल्टर्ड एरे थी, अगर उसमें कोई पुराना डेटा हो उसको रिमूव करेंगे और फिर से फॉर लूप यूज़ करेंगे। हर आइटम को चेक करेंगे जू लिस्ट एरे के अंदर और यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे आइटम डॉट जेड कैटेगरी इक्वल टू स्कोप बटन या फिर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। और अब हम इसके अंदर अपेंड करेंगे डेटा सर्च जू के अंदर, और फॉर लूप के बाहर हम माई कलेक्शन व्यू को रीलोड करेंगे। तो चलिए, ये वाला मेथड भी जो है वो हमारा कोड हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को भी आप पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमारी कोडिंग जो है वो हो चुकी है, इसको एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जो डेटा सोर्स है और जो डेटा सोर्स है और जो डेलीगेट है वो सेट कर दिया है। कंट्रोल की को प्रेस करेंगे से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले सेट करेंगे डेटा सोर्स। तो अभी तक हमने ये दो कॉन्फ़िगरेशंस नहीं की थी, आप भी फिर से देख लीजिए। आपने माई कलेक्शन व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरीके से, और यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने डेलीगेट। पहले डेटा सोर्स फिर आपने करना है डेलीगेट। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं क्या ये सिमुलेटर के अंदर प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन को बिल्ड कर दिया है। एप्लीकेशन जो है विदाउट एरर जो है वो बिल्ड हो चुकी है और अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से निकल के आती है। तो अब आप देख पा रहे हैं जो प्रॉपर डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ।
सर्च बार भी ऊपर आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब आपके पास जो स्कोप बटन्स हैं स्कोप बार के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं बर्ड वाले स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास ओनली बर्ड्स जो हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। अगर मैं एनिमल पे क्लिक करता हूँ तो ओनली एनिमल कैटेगरी वाली जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। अगर मैं ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तब मेरे पास पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ डॉग, तो आप देख पा रहे हैं डेटा फिल्टर्ड हो चुका है। अगर मैं ओनली डी करता हूँ तो अब मेरे पास एनिमल भी और बर्ड भी दोनों कैटेगरी में से जो आइटम्स हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। अगर मैं बर्ड के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे डी टाइप करता हूँ, अब मेरे पास जो फिल्टरिंग अप्लाई हुई है वो ओनली बर्ड कैटेगरी के ऊपर हुई है। और इसी तरीके से मैं अगर एनिमल के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ तो अब मेरे पास जो फिल्टरिंग है वो ओनली अप्लाई हुई है एनिमल्स के ऊपर। और अगर मैं ऑल के अंदर चलता हूँ यहाँ पे डी टाइप करता हूँ तो अब मेरे पास जो सर्चिंग है वो दोनों कैटेगरीज के ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख पा रहे हैं फिर से पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर बात करें यहाँ पे कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में मैं आपको टॉगल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सर्च बटन की जगह पे आपके पास अब डन बटन जो है वो आ चुका है, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कोडिंग के थ्रू चेंज कर दी थी। हम चाहते थे कि यहाँ पे सर्च बटन की जगह पे डन बटन जो है वो डिस्प्ले हो। तो अब मैं इसको फिर से टॉगल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एग्जाम्पल। इसमें हमने सीखा कि कैसे स्कोप बटन्स को आपने सर्च बार के साथ ही यूज़ करना है ताकि आप सर्चिंग वाले स्कोप को और भी रिफाइन कर पाएँ और कैटेगरी वाइज यूज़र जो है वो डेटा को सर्च कर पाए। अगर आपको आज की एग्जाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच पाए। तो चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिए, प्यार अपना बनाए रखिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।